अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में मैं एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ उमूर तबैया में नया टॉपिक लेकर। फर्स्ट लेक्चर में हमने आज़ा के बारे में पढ़ा कि आज़ा क्या होते हैं और कितनी तरह के होते हैं। ये दो तरह के हमारे सामने आए थे, आज़ाए मुफरदा और आज़ाए मुरक्कबा। तो आज हम आज़ाए मुफरदा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले आज़ाए मुफरदा की तारीफ, यानी आज़ाए मुफरदा कहते किसे। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि वो आज़ा जिनके जुज़ और कुल पर एक ही नाम बोला जाता है, यानी आज़ा का कोई छोटा सा हिस्सा हो या कुल आज़ा यानी पूरा आज़ा हो, तो दोनों को एक ही नाम से बोला जाए तो उसे आज़ाए मुफरदा कहते हैं। तो यहाँ जुज़ और कुल का मतलब ये है कि एक पूरा आज़ा जिसे कुल कहते हैं, और अगर उसका कोई एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा हिस्सा है तो उसे जुज़ कहते हैं। तो यहाँ तारीफ में बताया गया है कि अगर किसी भी एक आज़ा को लेकर पूछा जाता है और उसके किसी जुज़ को लेकर पूछा जाता है, तो दोनों पर एक ही लफ्ज़, एक ही नाम अगर इस्तेमाल किया जा रहा है, एक ही नाम से अगर वो जाना जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आज़ाए मुफरदा है, उसे आज़ाए मुफरदा कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है समझाने के लिए कि एक अज़्म यानी हड्डी का कोई एक मखसूस जुज़ यानी हिस्सा लेकर अगर पूछा जाए कि ये क्या है, तो जवाब मिलेगा कि ये हड्डी है। और इसी तरह अगर पूरी हड्डी के बारे लेकर पूछा जाए कि ये क्या है, तो जवाब हड्डी ही मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि चाहे पूरा एक आज़ा कुल साबुत हो या उसका कोई एक छोटा सा जुज़ या हिस्सा हो, अगर दोनों पर एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, दोनों का एक ही नाम से जाना जा रहा है, तो इसी को कहते हैं आज़ाए मुफरदा। आज़ाए मुरक्कबा किसे कहते हैं कि वो आज़ा जिनके जुज़ और कुल पर एक ही नाम ना बोला जाता है, यानी आज़ा का कोई छोटा सा हिस्सा या कुल आज़ा यानी पूरा आज़ा, दोनों का अगर अलग अलग नाम से बोला जाए तो उसे आज़ाए मुरक्कबा कहते हैं। यानी जैसा आज़ाए मुफरदा में हमने देखा कि एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ उसका उल्टा हो गया है कि जुज़ और कुल दोनों को अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। यानी एक आधा लेकर पूछा जा रहा है कि ये क्या है, तो उसका नाम अलग है, और अगर उसका कोई जुज़ लेकर पूछते हैं तो उसका नाम अलग सामने आता है। तो यहाँ एक एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया है कि सर, हाथ और पैर ये बड़े बड़े मुरक्कब आज़ा हैं। अगर हाथ का कोई एक छोटा सा हिस्सा लेकर पूछा जाए कि ये क्या है, तो जवाब में उसे हाथ नहीं कहा जा सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि हाथ चूंकि अलग अलग मुफरद आज़ा से मिलकर बना है, जैसे इसमें जिल्द भी है, अजलात हैं, आर्टरीज हैं, अजाम हैं, बहुत सारे अलग अलग आज़ा हैं, तब जाकर ये मिलकर बना है हाथ, एक बड़ा ऑर्गन। तो चूंकि हाथ एक अलग है और अगर इसका छोटा सा जुज़ लेकर पूछा जाए उसका नाम अलग है, तो इसलिए वो आज़ा जिसके जुज़ और कुल पर एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल ना करके अलग अलग लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसे ही कहते हैं आज़ाए मुरक्कबा। आज़ाए मुफरदा पहले हम पढ़ेंगे, तो अब हम देखेंगे कि आज़ाए मुफरदा कितनी तरह के होते हैं। तो ये तकरीबन 10 तरह के आज़ा हैं जो आज़ाए मुफरदा कहलाते हैं। नंबर 1 है अज़ाम, बोन्स, गज़ारिफ जो गुज़रूफ की जमा है जिसे कार्टिलेज कहते हैं, रबात यानी लिगामेंट्स, औतार यानी टेंडन्स, शराइन यानी आर्टरीज। छठे नंबर पर अगशिया जो गिशा की जमा है जिसे मेम्ब्रेन कहते हैं, औरदा यानी वेंस, आसाब यानी नर्व, लेहम यानी फ्लैश और शहम यानी फैट्स। तो ये 10 तरह के आज़ा हैं जो आज़ाए मुफरदा कहलाते हैं। अब हम इन्हीं के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो आज़ाए मुफरदा में सबसे पहले है अज़ाम यानी बोन्स। इसमें हम देखेंगे कि अज़ाम क्या है, किसे कहते हैं, क्या फ़ायदे हैं इसके हमारे जिस्म में होने के। तो ये अज़ाम जो है अज़्म की जमा होती है और आम ज़बान में हम इसे हड्डी कहते हैं। ये जिस्म का वो मुफरद आज़ा है जो सबसे ज़्यादा सख्त और मजबूत होता है। और अगर इसकी तश्कील देखें कि ये बनता किस तरह है, अज़ाम यानी हड्डी, तो इसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, इन्हीं से मिलकर ये हड्डी यानी अज़्म बनती है।
اس میں سختی بہت زیادہ جیسے میں نے بتایا ہوتی ہے، اور بلڈ سپلائی اس میں بہت نہ کے برابر ہوتی ہے، بس اتنی کہ اس کی پرورش ہو سکے۔ اسی طرح ہمارے جسم میں یہ کچھ ٹائپس کی ہوتی ہیں ہڈیاں جو جسم میں پائی جاتی ہیں، تو یہ موسٹلی اگر دیکھا جائے تو مین 5 طریقے کے جسم میں ہمارے عظم یعنی ہڈیاں پائی جاتی ہیں۔ جیسے نمبر 1 ہے عظام طویلہ، لانگ بون کہتے ہیں، دوسری عظام قصیرہ یعنی شارٹ بون، تیسری عظام سمسامیہ یعنی سیسموئڈ بون، چوتھی عظام مصری یعنی فلیٹ بون، اور پانچویں ہے عظام غیر منتظمہ یعنی ارریگولر بون۔ تو یہ 5 طرح کی شیپ کے اکارڈنگ ہماری جسم میں یہ اعضام پائی جاتی ہیں۔ اب سوال آتا ہے کہ اس ہونے کے فائدے کیا ہیں؟ تو کچھ فائدے یہاں میں بتا رہا ہوں کہ ہڈی کے ہونے کے ہمارے جسم میں کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ یہ ہڈیاں آپس میں مل کر جسم کا ڈھانچہ یعنی اسکیلیٹن تیار کرتی ہیں۔ یہ ہڈیاں غضروف، رباط اور اوتار کے ساتھ مل کر مفاصل یعنی جوائنٹس بناتی ہیں، جس کی وجہ سے اعضاء آسانی کے ساتھ حرکت کر سکتے ہیں۔ کچھ ہڈیاں جسم کے اہم اعضاء کی حفاظت کرتی ہیں، جیسے جیسے سر کی ہڈیاں دماغ کی حفاظت کرتی ہیں، اسی طرح چیسٹ کی جو ہڈیاں ہیں یعنی سینے کی جو ہڈیاں ہیں وہ قلب کی حفاظت کرتی ہیں۔ ایسے ہی کچھ ہڈیاں ہیں جو دوسرے اعضاء کے لیے کیویٹی پرووائڈ کرواتی ہیں، جیسے چہرے میں دیکھا جائے تو اوربٹ ہوتا ہے اور اس پر آنکھ کا آئی بال فٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ لانگ بونز ہوتی ہیں جن کے اندر بون میرو ہوتا ہے، اور اس بون میرو کی وجہ سے قرریات دمیہ یعنی بلڈ ہیں آر بی سی ڈبلیو بی سی ان کی پرورش ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے کچھ فائدے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے غضروف یعنی کارٹیلیج، تو یہ عام زبان میں اسے کری بولا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا کنیکٹو ٹشو ہوتا ہے، لیکن اس میں سختی ہڈی کے مقابلے کم ہوتی ہے اور لچک زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں یعنی غضروف میں بلڈ سپلائی اور نرو سپلائی بالکل نہیں ہوتی، اسی لیے یہ غیر حساس ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر کسی احساس کا مادہ نہیں پایا جاتا۔ یہ ہمارے جسم میں 3 شکل میں پائے جاتے ہیں، یعنی اس کے 3 ٹائپس ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہے غضروف زجاجی یعنی ہائی لائن کارٹیلیج، یہ بالکل سفید صاف شفاف ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے غضروف لیفی ابیض یعنی وائٹ فائبرس کارٹیلیج، اور تیسرا ہے غضروف مرن اصفر یعنی یلو الاسٹک کارٹیلیج۔ تو یہ 3 طرح کے غضروف یعنی کارٹیلیج جسم میں موجود ہوتے ہیں۔ غضروف کے فائدے کیا ہیں؟ نمبر 1 ہے کہ یہ غضروف چونکہ سخت اور لچکدار ہوتا ہے، اس لیے جو نرم اور سخت اعضاء ہیں ان کے درمیان اس طرح لگا ہوتا ہے کہ یہ نرم اعضاء کو سخت اعضاء کے صدمات سے محفوظ رکھتے ہیں، انہیں بچا لیتے ہیں۔ جیسے پسلیوں کی غضروف کی بات کریں تو یہ غضروف باہر صدمات سے جو اندر نرم اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوسرا، یہ حرکت کرنے والے جتنے بھی مفاصل یعنی جوائنٹ ہیں ان کی مفصلی سطح بناتے ہیں اور اس مفصلی سطح کو گہرا کر دیتے ہیں۔ اس کی جو اسٹرکچر ہے اندر کی ساخت ہے وہ اس طرح گہری کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے مفاصل یعنی جوائنٹ اور بہت زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، جس سے ڈس لوکیشن ہونے کا خطرہ بالکل نہیں ہوتا۔ جیسے ایسیٹابولم کے اوپر پائی جانے والی جو غضروف ہے وہ اس کی گہرائی کو بڑھا دیتی ہے، جس سے جب فیمر کا ہیڈ اس سے آرٹیکولیٹ کرتا ہے اور ہپ جوائنٹ بناتا ہے تو وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے، اس کو گہرائی مل جاتی ہے اندر فٹ ہونے کے لیے۔ کچھ قسم کے غضروف ہیں جو نرم اور نازک اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں، جسے آئیلٹ یعنی پپوٹے جو آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے رباط یعنی لیگامنٹس، یہ ایک ڈوری کی طرح یعنی رسی کی طرح ہوتے ہیں جو ٹھوس سفید ریشے دار قسم کے سفید عضو ہوتے ہیں۔ یہ 2 ہڈیوں کے درمیان لگے ہوتے ہیں، چسپاں ہوتے ہیں اور دونوں ہڈیوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔
یہ रबात एक उज़ू से दूसरे उज़ू को जोड़ने का काम करते हैं। ये जोड़ों को यानी कि जो जॉइंट्स हैं उनको बैरूनी सदमात से यानी डिसलोकेट होने से भी महफूज रखते हैं। चौथे नंबर पर है टेंडन यानी ओतार। ये वतर की जमा होता है। इसे आम जबान में हम कोन्स भी कह सकते हैं। ये अजलात के सिरे से निकलकर हड्डियों में लगे होते हैं, यानी जहाँ अजलात खत्म होते हैं वहाँ पर ये बनना शुरू होते हैं और फिर इसका दूसरा सिरा हड्डियों से जाकर चिपक जाता है, जिसकी वजह से अजलात हड्डियों से चिपके रहते हैं। और जब अजलात आजा को हरकत देते हैं तो ये आजा हरकत करते हैं। ये ओतार यानी टेंडन सफ़ेद रेशेदार यानी वाइट फाइबर्स के बनी डोरियों की तरह होते हैं, जो लंबाई में और मोटाई में अलग अलग होते हैं। जगह के एतबार से ये चपटे भी हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं और गोल भी हो सकते हैं। ये मजबूत बहुत ज़्यादा होते हैं और इनमें लचक बहुत कम पाई जाती है। तो इस तरह ये चौथे नंबर पर था टेंडन। पांचवें नंबर पर है शराइन यानी आर्टरीज, जो शरियान की जमा होती है। ये शराइन आम जबान में रग के नाम से जानी जाती है और इसके अंदर तड़प यानी तड़पने की यानी धड़कने की खुसूसियत पाई जाती है। जिस्म में ये पूरा एक जाल इनका फैला होता है। और सबसे बड़ी आर्टरीज की बात करें तो सबसे बड़ी आर्टरी होती है जिसे एओर्टा कहते हैं। यही एओर्टा पूरे जिस्म के अंदर ब्लड को पहुंचाता है। इसमें यानी शराइन में सुर्ख ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कल्ब से एओर्टा के जरिए पूरे जिस्म के अंदर फैल जाता है। जैसे जैसे ये एओर्टा से आगे बढ़ती है आर्टरी, तो ब्रांचोज में बढ़ती चली जाती हैं और लास्ट में इतनी बारीक हो जाती हैं जिन्हें हम कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। छठे नंबर पर है अगशिया, जो गिशा की जमा है, जिसे हम आम जबान में मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एक तरह की झिल्ली, एक पर्दा होता है जो आजा पर इस तरह लिपटा हुआ है, चढ़ा हुआ है, जिससे आजा की जो नॉर्मल एक शेप होती है, शक्ल होती है, वो बरकरार रहती है। यानी यह गिशा आजा के ऊपर इस तरह फैल जाती है कि वो शक्लों की हिफाजत करती है। कुछ गिशा एक उज़ू को दूसरे उज़ू से जोड़ने का काम भी करती है। गिशा बहुत सारी किस्में में पाई जाती है, लेकिन यहाँ मैं कुछ किस्मों का जिक्र कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। जैसे गिशाए मुखाती, जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, जो हमारे मुंह में, खाने की नाली में, सांस की नाली में पाई जाती हैं और एक रतूबत का सिक्रेशन करती हैं। दूसरी है गिशाए मुफस्सली, जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि ज़्यादातर जितने भी जॉइंट्स हैं उनके अंदर पाई जाती है और नरम झिल्ली होती है और एक रतूबत का सिक्रेशन करती है, जिससे कि जॉइंट्स जो है वो नम बने रहते हैं और ये लेसदार रतूबत होती है। इस लेसदार रतूबत की वजह से जोड़ जो है वो हमेशा तर रहते हैं। इसके बाद है गिशाए माई यानी सीरस मेम्ब्रेन। ये भी एक झिल्ली की तरह होती है और हमेशा इसमें आबी रतूबत का सीक्रेशन होता रहता है, जिससे आज़ा हमेशा नम और तर रहते हैं। और लास्ट है सफाक, जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। ये शिकम यानी जो हमारा पेट है उसके अंदर जितने भी आज़ा उन पर इस तरह फैली होती है कि ये अमा, मैदा, जिगर, तिहाल, कुल्यतैन यानी किडनी को कवर किए होती है और उन्हें महफूज रखती है। इसके बाद है वेन्स यानी ओरदा। जैसा कि हमने आर्टरी के बारे में पढ़ा कि आर्टरीज का पूरा जाल जिस्म में फैला होता है, उसी तरह वेन्स का भी जाल पूरे जिस्म में फैला हुआ होता है। फर्क इसमें इतना है कि बस इसमें जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये पूरे जिस्म से वेना के जरिए हार्ट में पहुंचता है, फिर वहां वापस
ऑक्सीजन इसमें शामिल होती है, फिर ये ऑक्सीजन हो जाता है और फिर वापस एओर्टा के जरिए जिस्म में फैल जाता है। तो इस तरह जैसे वेन और आर्टरीज का पूरा जाल जिस्म में फैला हुआ होता है। नेक्स्ट है नर्व्स यानी आसाब। जैसा हम जानते हैं कि आसाब वो चीज़ है जिससे हमारे जिस्म में हरकत होती है और एहसास का मानता हमें होता है। ये दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर पूरे जिस्म में फैलती हैं। काम के एतबार से ये दो तरह के होते हैं, सेंसरी नर्व यानी आसाब हिस्सिया। ये आसाब जो जितने भी तमाम जो खारजी एहसासात हैं यानी बाहरी जितने भी एहसास हम करते हैं वो दिमाग तक पहुंचाते हैं, जिनके ज़रिए फिर हम उनको पहचानते हैं कि ये क्या चीज़ है। जैसे कुव्वत बासिरा, कुव्वत साम्या, कुव्वत लामसा, यानी आँख से जो देखा जा रहा है, नाक से सूंघा जा रहा है, कान से सुना जा रहा है, ये सब जो एहसासात हैं ये सेंसरी नर्व दिमाग तक ले जाती हैं और हम फिर उसके बारे में मालूम कर पाते हैं। दूसरी आसाब हरकिया जिसे मोटर नर्व कहते हैं। ये आसाब जो इंसान के इख्तियार में अज़लात हैं यानी मसल्स हैं जिन्हें वो अपनी मर्जी से हरकत दे सकता है, उनके लिए ये हरकत का बाइस होते हैं। और इसके बाद 9वें नंबर पर है फ्लैश यानी लेहम, जिसे हम आम ज़बान में गोश्त कहते हैं। ये जितने भी मुफरद आज़ा होते हैं उनके अंदर जो स्पेस खलाएँ होती हैं उनको भरने का काम, पुर करने का काम करते हैं। ये गाढ़े खून से मिलकर बने होते हैं और इसमें जो है हरारत बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि ये अगर हरारत मिले तो तहलील हो सकते हैं, घुल सकते हैं। कुछ किस्में होती हैं इसकी जो मैं बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 है लेहम अजली। ये अजलात की साख्त में शामिल होते हैं, इसलिए उनके अंदर अजलात की तमाम जो खुसूसियत है वो इन्हीं में पाई जाती है। दूसरी है लेहम गुदूदी। गुदूद कहते हैं ग्लैंड्स को। जिस्म में बहुत सारी ग्लैंड्स मौजूद होती हैं, अलग अलग ग्लैंड्स हैं और अलग अलग अपना काम करती हैं। तो ये लेहम उन गुदूद में पाया जाता है और उनके अकॉर्डिंग ये अपना फंक्शन अंजाम देते हैं। जैसे पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन होता है, उसका अफाल में मदद करता है। इसी तरह और जितने जैसे जिगर है उसमें सफरा का सीक्रेशन होता है, उसमें ये मदद करता है। इसके बाद है लेहम असनान। असनान कहते हैं मसूड़ों को। ये लेहम जो है असनान दांतों की तग़ज़िये में मदद करता है। इसके बाद लेहम क़ल्ब। क़ल्ब जैसा कि आप जानते हैं ये दौरान खून से मुताल्लिक़ अफ़ाल करता है, तो ये भी लेहम उसमें दखल देते हैं। तो इस तरह ये कुछ लेहम के टाइप्स थे। और लास्ट है फैट्स, जिसे हम शहम कहते हैं और आम ज़बान में इसे चर्बी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत नरम और नाजुक होती है, यानी ये उज़ू बहुत नरम और नाजुक होता है और इसके अंदर रोगनी मादा पाया जाता है। ये झिल्लियों और उन आज़ाओं के ऊपर होता है जिनमें आसाब पाए जाते हैं। शहम के यानी चर्बी के कुछ फ़ायदे होते हैं। जैसे शहम की खुसूसी ये है कि वो अपनी चिकनाई और रोगनियत की वजह से, यानी उसमें जो रोगनी अज्जा होता है उसकी वजह से दूसरे अज़ा से काफ़ी मकदार में हरारत कबूल कर लेते हैं और अपनी लेज़दार खुसूसियत की वजह से उसको अपने अंदर महफूज रख लेते हैं। और फिर ये बदनी हरारत अज़्म व इस्तिहाले में अपने अफ़ाल अंजाम देते हैं। यानी आज़ा के अंदर जो हरारत होती है वो अपने अंदर ये जज्ब कर लेते हैं और फिर अज़्म व जब हज़्म और इस्तिहाला होता है उसमें अफ़ाल में अंजाम देते हैं। इसके अलावा ये शहम जो है वो हुस्न में जमाल, शक्ल और सूरत को बरकरार रखने में काम करती है। शहम जो है आज़ा को नर्म और सेहतमंद रखती है। आज़ा को ये बैरूनी हरारत और बरूदत की सदमा से महफूज रखती है, यानी बाहरी जो हरारत है और जो बरूदत है उससे हमारी हिफाजत करती है। तो इस तरह ये हमने देखे कि आज़ाए मुफ़रदा 10 किस्म के होते हैं। अलग अलग हमने यहाँ पर मैंने इसको डिफ़ाइन किया कि होते क्या हैं, किस तरह ये
دکھائی دیتے ہیں، کس شکل میں ہوتے ہیں، اور ان کے ہمارے جسم میں ہونے کے فائدے کیا ہیں۔ تو آج کی کلاس میں اتنا ہی، آگے کلاس میں نئے ٹاپک لے کر پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔